वन प्लस के फोन्स को मैं किसी दूसरी चाइनीज कंपनी से कंपेयर कर ही नहीं सकता। अक्सर काफी सारी चाइनीज कंपनी जैसे आईको हो गई या फिर Xiaomi हो गई, ये कहीं ना कहीं अपने फोन्स को निकालती है, अपने आप को प्रीमियम भी घोषित करती है और कहीं ना कहीं वन प्लस से लड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वन प्लस एक ऐसा ब्रांड है जिसे हम टॉप टियर कैटेगरी का कहते हैं। और खास बात तो अगर मैं 30,000 रुपए का सेगमेंट देखूं ना, तो वन प्लस के जो फोन्स होते हैं वो टॉप 3 के अंदर आते हैं। मतलब यहाँ पे वन प्लस आपको देखने को मिलेगा, सैमसंग देखने को मिलेगा और एक और ब्रांड जो 30,000 रुपए के ऊपर रखता है वो है एप्पल यहाँ पे। लेकिन यहाँ इस सेगमेंट के अंदर यहाँ पे जो दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है ना, सैमसंग और वन प्लस, इनके बीच में घमासान चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस को देखा तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सैमसंग है वो लगातार यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है और एंड्रॉइड सेगमेंट के अंदर सैमसंग काफी लंबे लीप से यहाँ पे आ गया है। तो आखिर सैमसंग और वन प्लस की कहानी क्या चल रही है और वन प्लस और सैमसंग की जंग में यहाँ पे आगे कौन निकलता है, चलिए यहाँ पे इसके बारे में पता लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं वन प्लस और सैमसंग दोनों को कंपेयर करूं तो ऐसी कुछ जगह रहती है जहां पे सैमसंग आगे निकल जाता है। जैसे की बात करें, सैमसंग के पास आज के समय में ज्यादा बेटर ब्रांड वैल्यू है और सैमसंग का लोगो देख के आज भी यहाँ पे अपने फोन बेच लेता है। हालांकि वन प्लस के पास भी अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू है, लेकिन सैमसंग यहाँ पे आगे निकल जाता है। इसके साथ ही बात किया तो सैमसंग के फोन के अंदर आपको अक्सर पता है कि अपडेट्स यहाँ पे बहुत जल्दी आते हैं। ये फीचर सैमसंग के फोन के साथ काफी अच्छा है और सैमसंग अपने फोन को जल्दी से जल्दी अपडेट देने की कोशिश करता है। जहां पे पिछले कुछ समय में ऑक्सीजन ओएस को काफी ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला था कलर ओएस के इंटीग्रेशन के बाद। उसके बाद काफी सारे लोग ऐसे, किसी को कलर ओएस पसंद आता है, किसको नहीं आता, लेकिन वन यूआई कंसिस्टेंटली काफी अच्छा यूआई है। इवन बात करें फीचर्स की, सबसे ज्यादा फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और खास तौर पे जो डेक्स और नॉक सिक्योरिटी रहते हैं ना, ये सैमसंग के फोन्स की काफी अच्छी पहचान बन गए, खास तौर पे प्रीमियम फोन्स के अंदर। इसके साथ ही सैमसंग के साथ एक अच्छी चीज है, वो है कंसिस्टेंट कैमरा। सैमसंग को यहाँ पे किसी दूसरी कंपनी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हैसलब्लैड, लाइका या किसी भी कंपनी का। सैमसंग के जो फोन्स होते हैं काफी अच्छी फोटोग्राफ यहाँ पे ले सकते हैं। इवन S23 अल्ट्रा के बारे में हम देख चुके कि कितना अच्छा फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस यहाँ पर दे रहा है। और ये कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे जो सैमसंग है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सैमसंग के साथ एक अच्छी बात यह कि ऐसा नहीं कि वो अपने महंगे फोन में अच्छी फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस देगा, उसके जो लोअर एंड के फोन्स रहते हैं ना, उनके अंदर भी कैमरा काफी अच्छे तरीके से रहता है। यानी कि कंसिस्टेंट कैमरा, कि आप एक मिड रेंज फोन भी लोगे ना, तब भी उसके अंदर आपको काफी सही कैमरास देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आफ्टर सेल सपोर्ट सैमसंग का यहाँ पे काफी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ फोन्स और उनके फोन्स का जो कैटलॉग होता है वो काफी बड़ा है, ताकि कोई भी इंसान किसी भी रेंज में अगर फोन चूज करना चाहे तो चूज करता है। और ऊपर से सैमसंग के मार्केट में ऑलरेडी फोल्डेबल फोन्स तो अवेलेबल है ही। ये कुछ चीजें होती है जो यहाँ पे सैमसंग के साथ अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सैमसंग के साथ ही सब अच्छा है। कुछ ऐसी चीजें जो वन प्लस के साथ भी अच्छी है। जैसे की बात करें, पहली चीज है चार्जिंग। देखो सैमसंग के फोन के अंदर चार्जिंग स्लो आती है, बात सबको पता है, और अब तो उनके फोन के डब्बे से चार्जर भी गायब हो गए, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो सैमसंग को अभी भी अपने फोन के डब्बे के अंदर चार्जर देना चाहिए। लेकिन बात की जाए तो वन प्लस अभी भी चार्जिंग स्पीड्स के अंदर काम करता है और फोन के बॉक्स के अंदर चार्जर देता है। ये एक अच्छी चीज है वन प्लस के साथ। उसके बाद अच्छी चीज है कि यहाँ पे वो ब्लोटवेयर के ऑप्शन यहाँ पर नहीं देता, कि फोन के अंदर यूआई यहाँ पे क्लीन रहेगा और आपको ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देगा, जो अक्सर हम चाइनीज कंपनी के साथ नहीं देखते हैं। इसके साथ ही बात है कि वन प्लस के फोन की कीमत कंपेयर टू सैमसंग कम होती है। मतलब अगर वन प्लस का फ्लैगशिप फोन अगर आपको खरीदना है तो आप 60,000 रुपीज तक स्पेंड करके उसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको सैमसंग में फ्लैगशिप खरीदना है, आपको उसका दुगना भी खर्चा करना पड़ सकता है। यानी कि प्राइस टू परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है जहां पे वन प्लस अभी भी अच्छे तरीके से खेलता है। और ये एक सबसे बड़ी चीज है जिसकी लोग वन प्लस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हल्का सा महंगा रहता है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं रहता जितना आपको यहाँ पे सैमसंग देखने को मिलता है। और इसी चक्कर के अंदर इंडिया के प्रीमियम सेगमेंट में थर्ड पोजीशन वन प्लस ने अचीव कर रखी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी बात नहीं है, वन प्लस और सैमसंग के बीच में और भी कुछ बड़े डिफरेंसेस हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि आखिर वन प्लस और सैमसंग के बेस्ट सेलिंग फोन्स यहाँ पे कौन से। अगर मैं बात करूँ वन प्लस के, तो पिछले साल उनकी जो नॉट लाइनअप है वो काफी हिट रही थी और खास तौर पे नॉट CE2 लाइट उनके फोन्स यहाँ पे काफी ज्यादा बिके थे। और उसके पीछे का एक रीजन वन प्लस को समझ में आ गया कि अगर वन प्लस को यहाँ पे फोन बेचना है ना, तो वो ज्यादा अपर कैटेगरी में बेच नहीं सकता। यानी कि वन प्लस को उसकी अपर लिमिट पता चल गया, वो है 60,000 रुपीज। उसे पता अगर वो 60,000 रुपए के ऊपर खिसकेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग है वो सैमसंग की तरफ जाएंगे या फिर एप्पल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यही दो एक बेटर ऑप्शन मिलते हैं। वही देखा तो सैमसंग के बेस्ट सेलिंग फोन्स काफी सारे, ए सीरीज उनकी काफी ज्यादा बिकती है, लेकिन खास तौर पे सरप्राइजिंगली इस साल एस सीरीज ने कमाल कर दिया। S23 की लाइनअप के अंदर दो फोन काफी ज्यादा चले, वो भी मेरे को काफी सरप्राइजिंग लगा, S23 और S23 अल्ट्रा। S23 प्लस इतना नहीं बिका जितना S23 को पसंद किया गया, और खास तौर पे S23 अल्ट्रा काफी सरप्राइजिंग फैक्टर रहा, क्योंकि वो इंडिया और ग्लोबल मार्केट के अंदर काफी बिका।
और ये सैमसंग के लिए काफी अच्छा है क्योंकि सैमसंग को पता चल गया कि उसके महंगे और प्रीमियम फोन्स के लोग पैसा स्पेंड करने को तैयार हैं, जबकि वन प्लस एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां पे उसके लोग अगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहे तो यार वो एक चीज है जहां पे वन प्लस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। और वही बात करें अगर इंडिया के प्रीमियम सेगमेंट में तो डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग लीड करता है, उसके बाद एप्पल का अपना आईफोन आता है और फिर यहाँ पे वन प्लस का नंबर आता है। यहाँ तक कि ये भी इस बार ऐसा हुआ है कि काफी सारे जो कैमरा के लिए जहां पहले आईफोन को प्रेफर करते थे, अब कई लोगों ने S23 अल्ट्रा को भी प्रेफर करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि यहाँ पे वन प्लस भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि अपने आप को प्रीमियम सेगमेंट के अंदर खड़ा करने की। जैसे की बात करें वो लोग यहाँ पे प्लान कर रहे फोल्डेबल के लाने की और ये कोशिश करें कि 60,000 के ऊपर अगर वो अपना वन प्लस का अगर फोल्डेबल ले जाते तो क्या लोग उसे लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सैमसंग जैसी कंपनी ऑलरेडी 1 लाख रुपीस के अंदर भी अपना फोल्डेबल ला चुकी है। तो यार ये एक चीज है। देखो सैमसंग की सक्सेस का रीजन है कि वो फ्लैगशिप फोन्स वगैरह निकालते हैं, उससे उनकी हाइप वगैरह बिल्ड होती है, लेकिन एग्जैक्टली उनकी ए सीरीज चलती है। और सैमसंग ने कुछ ऐसी चीजें करी है जो दूसरी कंपनी अपने मिड रेंज फोन्स के अंदर नहीं करती। सबसे पहले तो ए सीरीज के अंदर आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट, आईपी रेटिंग, OIS डालना, ये कुछ सेंसिबल ऑप्शन लिए जो मेरे को लगता है कि वन प्लस को भी कहीं ना कहीं सैमसंग से सीखना चाहिए। वन प्लस काफी सारी चीजें सैमसंग से उठाता है, लेकिन अब लगता है कि उन्हें अगर मिड रेंज फोन के अंदर भी अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने लगे तो यार ये वन प्लस और उसके कस्टमर्स के लिए काफी अच्छा होगा। और इसके बाद तो सबसे बड़ी बात ये कि वन प्लस और ओप्पो दोनों मिलकर यहाँ पे सैमसंग से आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि सैमसंग के साथ जो उसकी जो लेगेसी है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट दे रही है। और पूरा जो स्ट्रीमलाइन जो चेन बना रखी है उन्होंने कि सारी चीजें इंटरनली डेवलप करनी है, आउटसोर्सिंग कम से कम करनी है, इसकी जो मदद है वो कहीं ना कहीं सैमसंग ने ली है। हालांकि बात करें OnePlus की तो यहाँ पे जो अपना मेन कंपटीशन है ना वो किसी चाइनीज कंपनी को नहीं, वो डायरेक्टली सैमसंग को ही समझती है। और सैमसंग की बात करें तो सैमसंग OnePlus को भी प्रीमियम के अंदर कंपटीशन नहीं देखता, वो अपना कंपटीशन हमेशा एप्पल को देखता है। इसलिए आप देखें कि कहीं ना कहीं सैमसंग एप्पल को मैच करने की कोशिश करता है और OnePlus वाले कहीं ना कहीं सैमसंग को मैच करने की कोशिश करते हैं। और इसी चक्कर में जो OnePlus है ना उसने पिछले कुछ समय में अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट मिला है। जैसे की बात करें इस बार कैमरास के अंदर उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, खासतौर पर OnePlus 11 के, वो एक अच्छा काम किया। हालांकि सैमसंग के लेवल को टच कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंपैरेटिवली इंप्रूवमेंट लेकर आए। इसके साथ ही OnePlus को पता है कि यहाँ पे सैमसंग के जो फोन्स होते हैं गेमिंग के अंदर इतना खास चलते नहीं है और OnePlus वाले हमेशा गेमिंग के अंदर फोकस यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो एक उन्होंने यहाँ पे सही काम किया। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट, जब OnePlus के पुराने फोन्स के अंदर सिर्फ 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट आते थे, अब OnePlus ने अपने प्रीमियम फोन के अंदर बोल दिया कि 4 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट आएंगे। ये चीज उन्होंने सैमसंग से लिया, तो कहीं ना कहीं देखा तो OnePlus अपना कॉम्पिटिशन सैमसंग को समझता है और सैमसंग की चीजें इंप्लीमेंट करता है। यही एक रीजन है कि OnePlus का आपको पैड भी देखने को मिलता है, जो कि देखा है तो कहीं ना कहीं गैलेक्सी टैब से कंपीट करेगा। ऐसी OnePlus का प्रीमियम सेगमेंट के अंदर QLED टीवी आता है, जबकि यहाँ पे सैमसंग भी खुद QLED टीवी बनाती है प्रीमियम सेगमेंट के अंदर। आप देख सकते हैं कैसे दोनों कंपनीज हेड टू हेड कंपीट कर रही है। सैमसंग का गैलेक्सी बड्स 2 प्रो आता है, तो यहाँ पे OnePlus का बड्स प्रो 2 आता है। हर एक सेगमेंट के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि OnePlus को इतना ज्यादा यहाँ पे भागना नहीं चाहिए और उन्हें यहाँ पे बात करनी चाहिए बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस मोबाइल फोन के अंदर, यानी कि जल्दी से जल्दी अपडेट दे, जो ऑक्सीजन ओएस डाला है उसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज करे, बेटर करे। इसके साथ ही जो नॉर्ड वाले फोन्स होते हैं ना उनको भी जल्दी से जल्दी अपडेट दे। और ऊपर से अभी रिसेंटली जो OnePlus का लॉन्च हुआ था तो वो देख के लगता है कि OnePlus यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूज है, जो फोकस होता है वो कम है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में लगी। इवन कुछ ऐसी चीजें भी उन्होंने लॉन्च इवेंट में दिखा दी जो उनकी अभी तैयार नहीं है लेकिन फ्यूचर में आएंगी, जैसे कि एक वाईफाई राउटर को उन्होंने शोकेस किया, कीबोर्ड शोकेस करे, OnePlus पैड को दिखा दिया लेकिन वो अभी शायद तैयार नहीं, उसकी कीमत अभी तक नहीं बताई। ऐसी कुछ चीजों को OnePlus को यहाँ पे फिक्स करने की जरूरत, थोड़ा सा फोकस लाना चाहिए। ऐसी सैमसंग को भी यहाँ पे अपनी जो रीसेल वैल्यू है ना उसके ऊपर काम करना चाहिए। सुना है कि वो लोग काम कर रहे हैं जिससे वो अपनी ब्रांड वैल्यू इंप्रूव कर सके, लेकिन सैमसंग के फोन के साथ एक दिक्कत है उसकी रीसेल वैल्यू की। अगर वो अपनी रीसेल वैल्यू को और इंप्रूव करे तो कहीं ना कहीं बेटर होगी। लेकिन देख के काफी कमाल की बात लगती है कि इंडिया के अंदर जो टॉप 3 कंपनीज जो प्रीमियम के अंदर है ना, एप्पल, सैमसंग और OnePlus, ये काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व कर गई है। ऊपर से बात की तो OnePlus की बात माननी पड़ेगी कि जहां दूसरी चाइनीज कंपनियां बिल्कुल स्ट्रगल कर जाती है अपने महंगा फोन बेचने में, OnePlus के साथ ऐसी चीज नहीं है। खैर OnePlus और सैमसंग की कहानी आने वाली फ्यूचर में चलती रहेगी। सैमसंग भी यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है, OnePlus भी यहाँ पे काम कर रहा है, एप्पल तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी। और जाते मेरा आप लोगों से एक सवाल रहेगा, OnePlus और सैमसंग से आप क्या चुनना पसंद करेंगे? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।